नमस्कार। ज्ञान से सेवा की ओर ध्येय के साथ कॉलेज शिक्षा राजस्थान की ओर से हम प्रस्तुत करते हैं ज्ञान सुधा कार्यक्रम। यह प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी के लिए आरंभ किया गया ज्ञान सुधा कार्यक्रम, जिसमें यह प्रतियोगी क्षमता विकास, मार्गदर्शन और मोटिवेशन के लिए आयोजित किया जाता है। इसके ऑनलाइन सेशंस दोस्तों जो इस सप्ताह में 2 दिन, बुधवार और शनिवार के दिन आयोजित किए जाते हैं, उसी की आज 11वीं श्रृंखला में हम फिर हाजिर हैं। इस ज्ञान सुधा कार्यक्रम में सामान्य ज्ञान यानी सब्जेक्ट नॉलेज को लेकर हम आज से श्रृंखला शुरू कर रहे हैं, और उसकी पहली कड़ी में आज समूह चर्चा है, ग्रुप डिस्कशन किया जा रहा है, जिसमें हम प्रशासनिक सेवा परीक्षाओं के लिए सामान्य अंग्रेजी की समझ के बारे में आज बात करेंगे, अंडरस्टैंडिंग ऑफ जनरल इंग्लिश फॉर एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज एग्जाम्स। और इस समूह चर्चा के लिए हमारे साथ आज अतिथि के रूप में मौजूद हैं डॉक्टर अभिलाषा कौशिक, हेड इंग्लिश एंड ह्यूमैनिटीज, JECRC यूनिवर्सिटी जयपुर, और दिनेश शर्मा, असिस्टेंट प्रोफेसर, डिपार्टमेंट ऑफ इंग्लिश एंड ह्यूमैनिटीज, पूर्णिमा कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग जयपुर। और इसी सत्र में एक्सपर्ट कम मॉडरेटर के रूप में हमारे साथ मौजूद हैं कुलदीप शर्मा, असिस्टेंट प्रोफेसर, डिपार्टमेंट ऑफ इंग्लिश एंड ह्यूमैनिटीज, पूर्णिमा कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग जयपुर। और इस सत्र के लिए मॉडरेटर के रूप में मैं आपके साथ विनोद भारद्वाज, कॉलेज शिक्षा विभाग से। दोस्तों, आज हम इंग्लिश की और सब्जेक्ट बेसिक्स की जो चर्चा शुरू करने जा रहे हैं, उसमें हमारे साथ ये जो टीम पूरी एक्सपर्ट्स की मौजूद है, वो आज सामान्य इंग्लिश पर हम चर्चा करेंगे इस सत्र में। और हमारे साथ कुलदीप शर्मा, जो इस सेशन के एक्सपर्ट भी हैं और मॉडरेटर भी हैं, वो बात करेंगे हमारे बाकी 2 अतिथियों से, अभिलाषा कौशिक से और दिनेश शर्मा से। कुलदीप शर्मा। बहुत बहुत धन्यवाद भारद्वाज सर। तो नमस्कार साथियों, और आज हम एक ऐसी बात पर चर्चा करना चाहते हैं जिसके बारे में अक्सर हमसे स्टूडेंट्स पूछते हैं कि सर हमारी इंग्लिश बहुत वीक है, हमारा सिलेक्शन तो हो ही नहीं सकता, इंग्लिश को इम्प्रूव करने के लिए हम क्या करें। तो दोस्तों, मैं आज आपको बता दूं कि एक बहुत बड़ा तबका ऐसा है जिनका बैकग्राउंड कुछ ऐसा रहा है कि स्कूलिंग के दौरान या फिर ग्रेजुएशन के दौरान उन्होंने इंग्लिश पर ठीक ढंग से ध्यान नहीं दिया, और वो कहीं ना कहीं किसी ना किसी कुंठा का शिकार हो गए हैं। एक मन में उनके में दुश्वारी भी आ गई है कि इंग्लिश का पेपर हमसे सॉल्व नहीं हो पाएगा, हम किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स को पास केवल इसलिए नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि इंग्लिश की समझ हमारी कम है। तो साथियों, आज इसी बात पर हम आपके बीच उपस्थित हैं और कोशिश करेंगे कि आज हम कुछ ऐसे टिप्स आपको देकर जाएं कि आपकी इंग्लिश की जो अंडरस्टैंडिंग है, खासकर एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस के कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए, उस समझ को आप बढ़ा सकें। इंग्लिश की समझ बढ़ाने से मेरा अभिप्राय केवल इतना है कि आप इंग्लिश के पेपर को क्वालिफाई कर पाएं, और वो भी अच्छे अंकों से, यानी कि भाषा आपकी बाधा ना बने। तो आइए दोस्तों, चर्चा करते हैं। मैं आपको रिप्रेजेंट करता हूं और आपके माध्यम से मैं अभिलाषा मैम से पूछना चाहूंगा, मैम, ऐसा देखा गया है अक्सर कि एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज के क्वेश्चन पेपर की यदि हम बात करें, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की यदि हम बात करें, तो जनरल साइंस का या जनरल नॉलेज का जो पेपर होता है उसको हमारे अभ्यर्थी बड़े इजी वे में क्वालिफाई कर जाते हैं। लेकिन जब इंग्लिश के पेपर की बात आती है, इंग्लिश लैंग्वेज की बात आती है, तो वो कहीं ना कहीं थोड़ा ऐसा महसूस करते हैं कि वो डिफिकल्टी फेस कर रहे हैं। तो इसके क्या कारण हो सकते हैं और कैसे इसको दूर किया जा सकता है, मैम अभिलाषा? नमस्कार, नमस्कार कुलदीप जी, नमस्कार विनोद जी। एंड कॉलेज शिक्षा विभाग को के लिए ये उन्होंने ऐसा एक प्लेटफॉर्म क्रिएट किया है प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए, तो उसके लिए बहुत ही आपने एक कदम उठाया है, साहस भरा कदम। सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत बधाई। और इसी प्रश्न से जो कि यहाँ कैंडिडेट्स ने आई थिंक आपको क्वेश्चन ट्रांसफर किया है, तो उस क्वेश्चन का आंसर सर ये है कि डर, जैसे कि अभी आपने कहा कि कुंठा का शिकार हो जाते हैं। प्रतियोगी परीक्षाओं में जीएस का पेपर सबसे टफ पेपर होता है, क्योंकि उसमें पॉलिटिकल साइंस, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स क्या नहीं होता, वो हर आदमी नहीं कर सकता क्योंकि वो एनालिटिकल होता है, उसके लिए बहुत एनालिसिस की आवश्यकता है। लेकिन अंग्रेजी जो कि एक
एक बहुत ही सिंपल सी एक लैंग्वेज सीखना बहुत आसान बात होती है। भाषा एक माध्यम है, एक सेंडर को रिसीवर तक पहुंचाने का एक माध्यम है कि मैं अपनी बात आप तक कह सकूं। उसमें बहुत सारे तरीके होते हैं, उसमें नॉन वर्बल कम्युनिकेशन भी होता है, उसमें हाव भाव भी होते हैं, पर हम डर जाते हैं। ये कुंठा से निकलने के लिए एक जो उसका मेजर रीजन है, जो मुख्य कारण है, वो मुझे लगता है सर डर है। क्योंकि हम इतना डर जाते हैं, आपने देखा होगा कि हिंदी में हम ऐसे सीख जाते हैं, हमें कभी कोई ग्रामर की जरूरत नहीं पड़ती है। आपने देखा होगा, आपने भी, हमने भी, सबने घरों में हिंदी को इस तरह से सीख लिया, आत्मसात कर लिया कि कभी हमें ग्रामर की बुक नहीं पढ़ने की जरूरत पड़ी। पर अंग्रेजी की ग्रामर हम पढ़ते हैं और हम सोचते हैं कि ग्रामर सीख कर हम बोलने लगेंगे या उससे सही करने लगेंगे। ये सबसे बड़ी भ्रांति है हमारी, क्योंकि ये डर क्रिएट करती है। अगर आप किसी बच्चे को, आप, हम जब छोटे बच्चे होते हैं तो अक्सर बच्चा पानी को मम मम कह के बुलाता है। तो हम उसे अगर पहली बार कह दें कि वो डर जाए कि अरे तुम एक्यूरेट नहीं हो, तो मम नहीं पानी बुलाओ, तो वो बच्चा डेफिनेटली डर जाएगा, और अगर वो मम भी बोल रहा है तो वो अगली बार नहीं बोलेगा। तो हम उसके साथ करते क्या है कि हम उसे मम 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 बोलने देते हैं, और जैसे ही वो बड़ा होता है बच्चा, उसके बाद वो खुद आसपास के लोगों को देखकर सीखता है कि अच्छा, इसका शब्द का मतलब असल में पानी शब्द है, और वो धीरे धीरे उसको एक्वायर कर लेता है। तो वो एक्विजिशन वाली चीज पहले हमारे यहाँ नहीं थी कि हम एनवायरमेंट से सीखें, पर आजकल तो एनवायरमेंट भी प्राइवेटाइजेशन की वजह से अंग्रेजी का बहुत माहौल है और आराम से सीख सकते हैं, बस डर से निकलने की जरूरत है। तो बच्चे को डराने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है, और बच्चों को खुद भी डरने की जरूरत नहीं है। अगर हम खुद पे थप्पड़ लगाते रहेंगे हर बार कि अरे मैं गलत बोल रहा हूँ, गलत बोल रहा हूँ, या ये मैंने गलती कर दी, तो मैं कभी सीख नहीं पाऊंगा। वेयर देर इज अ विल देर इज अ वे। तो हमें विल पावर क्रिएट करनी है, और डर के आगे जीत है। जब हम डर से आगे निकलेंगे तो डेफिनेटली जीत ही जाएंगे। इस डर से निकलने की जरूरत है, ये मैं कहूंगी। और बिल्कुल सही कहा आपने कि डर से आगे निकलने की जीत है और विल पावर बढ़ाने की जरूरत है। विल पावर से कई बड़े से बड़े काम हो जाते हैं। और इसी कड़ी में हमारे दर्शकों की तरफ से, हमारे व्यूअर्स की तरफ से, हमारे अटेंडीज की तरफ से एक क्वेरी और है। तो दिनेश सर, मैं आपसे जानना चाहूंगा कि जो एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस का जो इंग्लिश का पेपर होता है, उसका लेवल किस तरह का होता है, किस स्तर का पेपर आता है? सर दिनेश सर, मुझे सुन पा रहे हैं आप? नमस्कार कुलदीप जी। बहुत बहुत धन्यवाद आपका कि आपने ज्ञान सुधा, जो कि प्रतियोगी क्षमता विकास मार्गदर्शन एवं मोटिवेशन हेतु कार्यक्रम, जो कि राजस्थान कॉलेज शिक्षा विभाग द्वारा चलाया जा रहा है, के कार्यक्रम में मुझे आमंत्रित किया। और मैं ये कहना चाहूंगा कि प्रशासनिक सेवा प्रतियोगी परीक्षा में जो इंग्लिश वाला सेक्शन जो आता है, अगर हम उसके स्तर की बात करें तो हमें ये देखना होगा कि इंग्लिश के कितने स्तर होते हैं। पहली बात तो इंग्लिश का हम स्तर की बात करते हैं, इंग्लिश को 3 स्तरों में बांटा जाता है। एक होता है बेसिक, दूसरा होता है इंटरमीडिएट लेवल, और थर्ड होता है ग्रेजुएशन और स्नातक लेवल। तो जो जो कॉम्पिटिटिव इंग्लिश जो आती है वो इंटरमीडिएट लेवल की आती है। इन सारे प्रशासनिक सेवा के कॉम्पिटिशन्स में जो भी इंग्लिश का लेवल होता है वो इंटरमीडिएट लेवल का होता है। कहीं पर भी एडवांस लेवल का या हाई लेवल की इंग्लिश नहीं आती है। बहुत ही बेसिक लेवल के 10th 12th लेवल के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, जो कि ग्रामर बेस्ड होते हैं। अगर किसी भी कैंडिडेट को ग्रामर के रूल्स का नॉलेज है, ठीक है, और उसमें जैसे मैम ने बोला डर नहीं है, तो वो इंग्लिश वाला सेक्शन बहुत अच्छी तरह से कर सकता है, बहुत अच्छा स्कोर कर सकता है, इससे उसकी मेरिट भी बन सकती है। ठीक है, तो जब हम ये तो इंग्लिश की जब बात करते हैं हम, तो अगर देर मतलब इंग्लिश में जो मेन जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं वो सिर्फ और सिर्फ 8 पार्ट ऑफ स्पीच में से ही पूछे जाते हैं, और कुल जो 14 तरह की एरर्स होती हैं वो इंग्लिश के पेपर में आती है। तो जो स्तर है वो बहुत ही मतलब इतना हार्ड नहीं है, लेकिन कहीं ना कहीं हमने हमारे दिमाग में, जहन में बिठा रखा है कि इंग्लिश फॉरेन लैंग्वेज है, हमारी मातृभाषा नहीं है। और बचपन से हमको कोई प्रेरित भी नहीं करता इंग्लिश सीखने के लिए। हम 24 घंटे में 1 घंटे इंग्लिश के लेक्चर में इंग्लिश पढ़ते हैं, बाकी 23 घंटे हम घर में और स्कूल में और कॉलेज में हिंदी बोलते हैं। तो कहीं ना कहीं ये एक तरह का लैक ऑफ अटेंशन टुवर्ड द लैंग्वेज है, जो कि बच्चों को मतलब
डराता है कहीं ना कहीं। तो स्तर की बात करें तो स्तर बहुत ही सीमित है, जो कि इंटरमीडिएट 10th लेवल का होता है, और 8वीं 9वीं 10वीं 11वीं 12वीं क्लास तक बच्चा स्कूल में इंग्लिश ग्रामर ही पढ़ता है। तो मुझे नहीं लगता कि स्तर कोई बहुत ज्यादा ऊंचा है और वो नहीं कर पाएगा। कुल मिलाकर ये समझ में आता है कि जो स्कूलिंग लेवल की जो इंग्लिश है, जो 7th क्लास में हम पढ़ते हैं या 8th में हम पढ़ते हैं या 9th में हम पढ़ते हैं 10th में हम पढ़ते हैं, यदि उसको थोड़ा सा ढंग से स्टडी कर लिया जाए तो मैं नहीं समझता कि इस तरह के पेपर को क्वालिफाई करने में हमें कोई दिक्कत आ सकती है। क्या मैं ठीक हूँ सर? यस सर, यस सर, बिल्कुल सही। और मैं आगे बढ़ता हूँ। और अभिलाषा मैम, एक क्वेश्चन मैं देख पा रहा हूँ आपके लिए, और ये व्यूअर्स की तरफ से क्वेश्चन है कि किस तरह के एरर्स हमसे होते हैं पेपर में, किस तरह की गलतियां हम इंग्लिश के पेपर को सॉल्व करते हुए अक्सर कर जाते हैं। जी, बिल्कुल कुलदीप जी, यही जैसे कि अभी दिनेश सर ने भी कहा कि वहाँ हमें एक पैटर्न ढूँढने की ज़रूरत है, हमें रूल रटने की ज़रूरत नहीं है। रूल इसलिए बना कि यूज़ को समझा जा सके। रूल इसलिए नहीं बना है कि हम रूल को रट लें और यूज़ ना समझ पाएँ। हमें जब भी, अगर हम पहली बात तो सीखते वक़्त क्या करना चाहिए? जब हम कोई भी ग्रामर का एस्पेक्ट सीख रहे हैं, एक्टिव पैसिव वॉइस सीख रहे हैं, टेंसेस सीख रहे हैं, प्रीपोजिशन सीख रहे हैं, हमको उसको यूज़ में देखना पड़ेगा और एक तरह का पैटर्न की प्रैक्टिस कीजिए। जैसे आप दूसरे सब्जेक्ट में भी करते हो, तो उसी तरह के, अगर मैं कह रहा हूँ आई डू नॉट गो टू स्कूल, तो उसी तरह के बहुत सारे सेंटेंसेस आप करके देखिए, बोलने में ही नहीं बल्कि आप लिखने में भी उसको बहुत ईज़िली कर पाएँगे। बजाय इसके कि आप रूल रट रहे हैं कि डू और इसके साथ ये लगाना है और फिर आप भूल जाते हैं। वो आपके पार्ट ऑफ से एप्टीट्यूड बन जाएगा जब आप उसको उस तरह से सीख रहे होंगे। आपने अक्सर ऐसे लोगों को देखा होगा जो रिसोर्ट्स में काम करते हैं, बहुत सारे वेटर्स होते हैं या बहुत सारे लोग वॉचमैन होते हैं, उनको कोई फॉर्मल एजुकेशन नहीं मिली होती है इंग्लिश ग्रामर की, पर वो बहुत अच्छा बोल भी पाते हैं। तो उसका कारण क्या है कि उन्होंने उसको बहुत प्रैक्टिस किया होता है, उस चीज को जो उन्होंने सुन लिया होता है, वो नया शब्द उन्होंने अपना पार्ट ऑफ वोकैबुलरी बना लिया होता है। तो एक तो सीखते वक्त आप उसको ऑब्जर्व करें, ढंग से उसको ध्यान से गौर से देखें, उसको अपने जिंदगी का पार्ट बनाएं जो आपने सीखा है। दूसरा चीज, जब हम पेपर के लिए तैयारी कर रहे होते हैं तो हमें पेपर के पैटर्न देखने चाहिए। आप लोग अंग्रेजी जनरल इंग्लिश के पेपर उठाइए, करीब 10 या 11 सेट उठा के देखेंगे आप, तो आपको आइडिया लगेगा, जैसे मैंने भी कुछ एनालाइज करके आपके लिए किया है, कि किस तरह के प्रश्न आते हैं। एक पैराग्राफ आता है और जो पैराग्राफ आता है वो अक्सर एजुकेशन सिस्टम, रोल ऑफ इंडिविजुअल, मान शिक्षा का क्या रोल है और एक व्यक्ति का, इंडिविजुअल का समाज को बदलने में क्या योगदान है, मीडिया का क्या योगदान है और गवर्नमेंट का क्या योगदान है, लगभग इससे रिलेटेड सारे के सारे टॉपिक्स पैराग्राफ राइटिंग के लिए आते हैं। तो जब आप जीएस में ऐसी चीजें सॉल्व कर सकते हैं, वहां सिर्फ आपको सिंपल सेंटेंसेस बनाने की जरूरत है। जब आपका दिमाग उस दिशा में जा रहा है तो आप डेफिनेटली बहुत अच्छा लिख सकते हैं। आपको थोड़ा सा कीन होने की जरूरत है। आपको हिस्ट्री, रिलीजन, लॉ, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, जो भी आसपास हो रहा है, लिटरेचर, इकोनॉमिक्स, रिलीजन, उस पे कीन आए रखिए। जो चेंज हो रहा है उसमें पॉजिटिव नेगेटिव एस्पेक्ट ढूंढिए और उसमें आपको एनालाइज करके बताने की जरूरत है पैराग्राफ लिखते वक्त कि पॉजिटिव लीड्स टू डेवलपमेंट, कि जो जो पॉजिटिव चेंजेस आए हैं सोसाइटी में उसको एनालाइज कीजिए और वो डेवलपमेंट को ले जा रहे हैं, और जो नेगेटिव चेंज है वो डाउनफॉल को ले जा रहे हैं। ये पैराग्राफ राइटिंग की ट्रिक है। प्रेसी में ध्यान रखें कि 1/3 कितना होता है, किस तरह काउंट किया जाता है। और प्रेसी में अक्सर हम लोग गड़बड़ी क्या करते हैं कि उसी की लैंग्वेज को लिख देते हैं, वो हमें नहीं करना चाहिए। प्रेसी राइटिंग में हमें अपनी शब्द साधारण भाषा में, जिससे कि उसे जो भी पढ़ रहा हो वो आपका पर्सपेक्टिव समझ सके, वो करने की जरूरत है। सेंटेंस करेक्शंस में बहुत टफ क्वेश्चंस नहीं होते हैं, जैसे कि अभी दिनेश सर भी कह रहे थे, वहां हमें देखने की जरूरत है कि हम कहाँ ओवर जनरलाइज कर देते हैं। ओवर जनरलाइज मतलब वही कि हमने रूल रट रखा है और हम हर रूल को हर जगह अप्लाई कर रहे हैं, वो नहीं करना है। और ज्यादातर गलतियां जो सेंटेंस करेक्शंस की होती है वो इंटरफेरेंस की वजह से होती है। जैसे जनरलाइजेशन का एक मैं एग्जांपल देना चाहूंगी कि एक भ्रांति है कि हर चीज में सिंगुलर से प्लूरल बनाते वक्त एस लगा दिया जाता है। उसका कारण क्या है कि हिंदी में हम जब किताब से किताबें बनाते हैं, लड़का से लड़के बनाते हैं, तो अंग्रेजी में भी हम वही कर रहे हैं कि हर चीज में मोबाइल से मोबाइल्स लगा रहे हैं। लेकिन हमें ये नहीं पता कि अंग्रेजी में प्लूरल चेंज करने के लिए किसी शब्द का नाउन में जब आप चेंज करते हो तो वहां आपको कॉमन सेंस भी अप्लाई करना है।
कि फर्नीचर अपने आप में ही, फर्नीचर में बहुत सारी एंटिटीज आती हैं, कलेक्टिव नाउन है, फर्नीचर्स नहीं कह सकते हैं अपन वहां पर, जब एक जगह पे एक सिंगल एंटिटी की बात हो रही है एज अ ग्रुप। बहुत सारी जगहों पर स्टैटिस्टिक्स है, फिजिक्स है, तो न्यूज है जैसे, तो न्यूज में मैंने बहुत सारे लोगों को न्यूज़ेस कहते हुए सुना है, और वो इतना पार्ट ऑफ लाइफ बना लिया है लोगों ने उसको क्यों? क्योंकि हम किताब से किताबें बना देते हैं। यही वजह है कि हमने न्यूज से न्यूज़ेस बना दिया विदाउट नोइंग कि न्यूज एक प्लूरल ही है अपने आप में। तो हमें इन चीजों को देखने की जरूरत है। कॉमन एरर्स में से एक बहुत ही कॉमन एरर है जो हर बार पूछी गई है लगभग, वन ऑफ माय फ्रेंड्स फॉर एग्जांपल। तो वन ऑफ का मतलब, वन ऑफ कहां से आएगा कि प्लूरल में से एक, इतने सारे लोगों में से एक, तो एक के लिए हमको हेल्पिंग वर्ब लगाने की जरूरत है वहां पर, और हम सोचते हैं वन ऑफ माय फ्रेंड्स तो आर लगा देते हैं। तो ऐसे जनरलाइजेशंस नहीं करने हैं, हमको वहां भी एनालाइज करना है। आईएएस की तैयारी करने वाला बच्चा कोई साधारण बच्चा नहीं होता है सर, उसका दिमाग एनालिटिकल होता है, बस वो डर जाता है। अगर वो यहाँ पर भी थोड़ा एनालाइज कर लेगा प्रेपोजिशंस में, आर्टिकल्स में, और जीरो आर्टिकल इज वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि हिंदी में नहीं होता है जीरो आर्टिकल, यानी आर्टिकल कहाँ नहीं लगाना है, द कहाँ लगाना है हम याद कर लेते हैं, ए और एन कहाँ लगाना है हमको पता है, बट कहाँ नहीं लगाना है इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो उसकी प्रैक्टिस करने की बहुत ज्यादा जरूरत है। टेंसेस में हमको एक और लास्ट एग्जांपल देना चाहूंगी कि टेंसेस में हम अक्सर कहते हैं कि हिंदी में जब हम बोल रहे होते हैं कि मैं सुबह 6 बजे से पढ़ रहा हूँ, सुबह 6 बजे से पढ़ रहा हूँ, हमारे यहाँ पर वो कंटिन्यूअस है, पर अंग्रेजी में ये से किसी टाइम पीरियड या पॉइंट ऑफ टाइम को शो करने के लिए एक टेंस बना हुआ है अलग से। तो हमको ये ध्यान रखना चाहिए कि हिंदी में वही चीज प्रेजेंट सिंपल से ही रिफ्लेक्ट हो रही है, लेकिन अंग्रेजी में उसके लिए एक नया एस्पेक्ट है, वो है परफेक्ट कंटिन्यूअस। तो से पीरियड ऑफ टाइम और पॉइंट ऑफ टाइम के लिए अकेले एक वहां पर पूरा टेंस बनाया गया है। तो जब हम पढ़ाई कर रहे हो तो ये भी देखें, एक कंपैरेटिव एनालिसिस करें कि हिंदी और अंग्रेजी में क्या फर्क है, और कौन सी चीजों में हम हिंदी से इंग्लिश में ट्रांसफर कर सकते हैं। ये करने की बहुत जरूरत है तैयारी करते वक्त। और अपनी एरर्स का पैटर्न ढूंढिए जब आप प्रैक्टिस कर रहे होते हैं। आप देखिए कि मैंने इसी टाइप की एरर्स की हैं टेंसेस पढ़ते वक्त, और उसको सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। बिकॉज फिर भी मैं कह चुकी हूँ कि जो कंपैरेट यहाँ पर जो तैयारी कर रहे हैं वो बच्चे साधारण बच्चे नहीं है, तो वो अगर पैटर्न ढूंढ लेंगे तो उनको आराम से पता है कि उसको कैसे सॉल्व करना है। तो आई एम सॉरी अगर मैं बहुत लंबा चली गई बताने में, पर मुझे लगा मैं कंक्रीटली बिल्कुल बखूबी बखूबी बहुत ही ब्रीफ वे में आपने एक्सप्लेन किया, और बहुत कम समय में इतनी बातें कह देना भी अपने आप में एक निपुणता है। और इसी में मैं थोड़ा सा ऐड कर देता हूँ कि कहीं ना कहीं एक राइटिंग हैबिट को भी डेवलप करने की जरूरत है। अक्सर हम क्या है, राइटिंग वाले पोर्शन में बहुत ही कमजोर फील करते हैं, और रीजन क्या है कि हम कभी लिखते ही नहीं। हम बोल तो काफी देते हैं, इंडिया में लोग आप बोलते बहुत हैं लेकिन लिखते बिल्कुल भी नहीं है। यदि उनसे कहा जाए कि चलो एक पेज लिख दीजिए तो उन्हें बहुत सोचना पड़ेगा। एक एप्लीकेशन लिखने की यदि बात की जाए तो भी बड़ी दिक्कत महसूस की जाती है। तो लिखने की हैबिट कुछ इस तरह से डाली जा सकती है, जहां तक मैं समझता हूँ, क्योंकि ऐसे वाला भी क्वेश्चन आता है और उसमें काफी लिखना पड़ता है और वो रेलिवेंट भी लिखना होता है। तो जो आपके आसपास जो भी इंसिडेंट या फिर जो भी हैपनिंग्स हो रही हैं, तो मुझे लगता है कि आप उस आइडिया को लीजिए और उसको पेज पर कन्वर्ट करने की कोशिश कीजिए, ट्रांसलेट करने की कोशिश कीजिए। जो WH वर्ड आपको बचपन से सिखाए गए हैं, 6th क्लास में, 7th क्लास में, 8th क्लास में, WH वर्ड, व्हाट, व्हाई, वेयर, तो इनका यूज करिए। कोई भी स्टेटमेंट लिखने से पहले इनका यूज करिए कि व्हाट, ऐसा क्यों हुआ, या ऐसा क्या हुआ। तो ये सारी चीजें, आप हाउ कैसे हुआ, तो आप उसको लिखिए। इससे आपकी जो राइटिंग का जो हैबिट है वो डेवलप हो जाएगा और आप रेलिवेंट लिख पाएंगे। सबसे खास बात ये, इसमें एक बात और मैं ऐड कर देता हूँ कि एक हम लोग इंडियंस में, या हम लोग कुछ लोगों में, या ये बड़े तबके में भी कह सकते हैं कि हम लोग जब इंग्लिश बोलते हैं या इंग्लिश के बारे में सोचते हैं तो ट्रांसलेट करते हैं उसको, तो बीच में कहीं ना कहीं एक गैप लेकर आते हैं। तो वो गैप क्या होता है? तो किसी ने इंग्लिश में बोला, अब आपको इंग्लिश में बोलना है, तो आपके माइंड में थॉट्स तो हिंदी में चल रही है, तो आप उस हिंदी को क्या करेंगे, इंग्लिश में ट्रांसलेट करेंगे, फिर बोलेंगे। ये जो बीच का गैप है इसको कहीं ना कहीं खत्म करने की जरूरत है, इसको ओमिट करने की जरूरत है, क्योंकि इस गैप की वजह से ही आप ना तो फ्लुएंसी को गेन कर पाते हैं और हेजिटेशन आपके मन में हमेशा रहती है। आप बोलिए, हो सकता है कि कुछ गलतियां करें तो उनको इग्नोर करिए, कोई बात नहीं।
गलतियां तो होती रहती हैं, लेकिन जितनी गलतियां होंगी तो धीरे धीरे वो सुधार में भी तब्दील होंगी। मैडम ने बहुत अच्छा बताया, और मैडम से ही मैं एक और पूछ लूं कि थोड़ा सा और आप यदि ब्रीफली एक्सप्लेन कर पाए कि इन गलतियों को, जो इंग्लिश के एरर्स को, और कैसे सुधार सकते हैं, तो थोड़ा सा और मैं आपसे जानना चाहूंगा। जी, जैसा कि मैंने कहा, पैटर्न ढूंढने की बहुत जरूरत है। कि मैं अक्सर वही, आप कभी भी पाइए कि हम जब भी हिंदी भाषी लोग अंग्रेजी सीखते हैं तो उसमें एक पैटर्न होता है गलतियों का। जैसे अभी वन ऑफ वाला मैंने बताया, आप 100 में से 80% लोग देख लीजिए, वन ऑफ माय फ्रेंड्स के साथ आर लिखते हैं। वन ऑफ माय फ्रेंड्स आर कमिंग, वन ऑफ माय फ्रेंड्स इज कमिंग। तो आप देखिए कि क्या आपने वो पैटर्न पाया है ऐसी गलतियों में। पहली चीज, प्लूरल बनाते वक्त एस और एस लगा देते हैं, जैसा कि मैं पहले भी बता चुकी हूँ। ध्यान रखें कि बहुत सारे शब्द अपने आप में ही प्लूरल होते हैं, और ऐसा पूछा गया है, जैसे सिजर्स, जैसे कैंची, उसके दो पार्ट होते हैं जो एक इंडिविजुअल काउंट, एक इंडिविजुअल की तरह कंसिडर होते हैं, बट वो प्लूरल है अंग्रेजी में। ट्राउजर्स, तो उसमें दो पार्ट्स होते हैं और वो सिंगल एंटिटी बनाते हैं, लेकिन वो प्लूरल ही कंसिडर किया जाता है अंग्रेजी में। अब हमारे यहाँ पजामा सिंगुलर होता है, पर अंग्रेजी में वो ट्राउजर्स ही है, सिंगुलर भी। हेयर को हेयर्स कहते हैं अक्सर, पर कहाँ हेयर कहना है, ध्यान हमको रखने की जरूरत है। जैसे न्यूज का एग्जाम्पल मैंने दिया, उसी तरह ए और एन लगाते वक्त, जैसे एक मुझे ध्यान है कि स्कूल में अक्सर टीचर्स ये बताते थे कि वाउल साउंड से पहले आपको एन लगाना है आर्टिकल बनाते वक्त, वो वहां पे भरने के लिए भी आता है कई बार। और कॉन्सोनेंट साउंड से पहले ए लगाना है। अब बच्चा क्या करता है, पूरी बात नहीं सुनता है, वो साउंड वर्ड तो सुनता ही नहीं है, वो वाउल और कॉन्सोनेंट सोचता है। तो उसकी भ्रांति क्या बन जाती है कि जहां वाउल आएगा, ए ई आई ओ यू आएगा किसी वर्ड के शुरू में, तो मुझे एन लगाना है, जबकि वहां साउंड का कंसेप्ट है। जहां अ आ ई उ ए ऐ सुन रहा हो, वहां एन लगाना है। तो बच्चे क्या गलती करते हैं कि जहां लिखा है वंस इन अ ईयर, वाई ई ए आर, जिसका प्रोनाउंसिएशन अंग्रेजी में ईयर है, य साउंड आता है वहां पर, उससे पहले बच्चे उसको, क्योंकि बोलते भी गलत है, ईयर बोलते हैं और एन लगाकर आ जाते हैं। कान वाला ईयर इज ई साउंड, बट व्हेन इट इज य, वाई ई ए आर, दैट इज य साउंड। तो आपको प्रोनाउंसिएशन पे भी ध्यान रखना पड़ेगा, जिससे आप ग्रामर में गलतियां ना करें। तो वहां पर ईयर के पहले अ लगाना है और ईयर के पहले एन लगाना है। ऐसी गलतियां हम बहुत करते हैं। हमारे यहाँ इन और एट का फर्क नहीं है हिंदी में इतना, पर अंग्रेजी में है। छोटी लोकेशन के लिए एट लगाना है, इन बड़ी लोकेशन के लिए लगाना होता है, जब दोनों कंपैरेटिवली यूज कर रहे होते हैं, तो वो हम भूल जाते हैं। बहुत सारे शब्द हैं जो हमने हिंदी की वजह से बना लिए, क्योंकि हिंदी में, जैसे गांधी जी एक महान आत्मा थे, तो हम गांधी जी के रिस्पेक्ट के नाते गांधी जी के आगे थे लगाते हैं, लेकिन जब अंग्रेजी पढ़ रहे होते हैं तो थे का मतलब, जैसे लड़के खेल रहे थे, जनरलाइज कर लेते हैं कि लड़के खेल रहे थे। जब इस तरह का कंसेप्ट आता है तो प्लूरल लगता है, वो ऐसा सोचते हैं, था थे लगाएंगे तो प्लूरल होगा। तो रट्टे ना मारे प्लीज, जनरलाइज ना करें। गांधी जी के रिस्पेक्ट के लिए हिंदी में थे लगाया जा रहा है, पर गांधी जी सिंगुलर है, तो उस केस में गांधी जी वॉज लिखे, ना कि वर लिखकर आ जाएं। ऐसा बहुत देखने में आया कि ऐसी गलतियां हम लोग अक्सर करते हैं। और अभी जो आप फ्लुएंसी और एक्यूरेसी की बात कर रही थी, यहाँ पर एक चीज और भी है कि जो लोग प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं, हर भाषा में 4 स्किल्स होती है, लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग, राइटिंग। तो जो फर्स्ट जो आप पेपर अटेम्प्ट कर रहे हो, वो रीडिंग और राइटिंग का कंसेप्ट है वहां पर। जब आप इंटरव्यू देने चाह रहे हो, अगर वहां आप अंग्रेजी बोलना चाहते हैं, वहां लिसनिंग और स्पीकिंग का कंसेप्ट है। अगर आप अंग्रेजी बोलना चाहते हैं तो उसके लिए फ्लुएंसी पहले डेवलप करनी पड़ेगी और एक्यूरेसी बाद में। यानी आप गलत बोलिए, जैसे वो बच्चे का एग्जाम्पल मैंने दिया कि अगर वो मम बोल रहा है तो उसको बोलते रहने दीजिए, बोलते रहने दीजिए, जिससे अपने आप ही वो समझ जाए एक टाइम बाद कि ये गलती कर रहा हूं। तो फ्लुएंसी से एक्यूरेसी की तरफ जाते हैं जब बोलना सीखते हैं। लेकिन जब लिखने की बात है, हमें याद है, हमें स्कूल में टीचर कैट की स्पेलिंग लिखवाती थी, 100 बार लिखवाती थी, जब तक मैं CAT कैट सही नहीं लिख रहा हूँ स्पेलिंग। अगर मैंने CET लिख दी तो टीचर ने एक बार भी नहीं कहा कि कोई बात नहीं, तू सीख जाएगा बाद में। क्यों नहीं कहा?
क्यों? क्योंकि सर एक्यूरेसी बहुत इंपॉर्टेंट है। रीडिंग और राइटिंग स्किल्स में एक्यूरेसी इज वेरी इंपॉर्टेंट। वहां पर उल्टा है कंसेप्ट, वहां पहले सही लिखना है, फिर बाद में गलत से। और इसका भी लॉजिक है, क्योंकि आईएएस की तैयारी कर रहे हैं तो हर चीज में लॉजिक ढूंढेंगे। जो आदमी बोल रहा होता है वहां पर एक्यूरेट होने की जरूरत क्यों नहीं है? वहां फ्लुएंट होने की जरूरत इसलिए है क्योंकि वहां हाव भाव भी साथ चल रहे होते हैं। कितनी सारी सोसाइटी हमारे यहाँ पर है, आपने सुना होगा कि एक कोई फॉरेनर आया, वो 4 दिन बाद राजस्थानी बोलने लग गया कुछ शब्द, क्योंकि वो गिव एंड टेक में उसको समझ में आने लग गया कि देना को ये बोलते हैं, लेना को ये बोलते हैं। वो उसने समझ लिया हाव भाव से। तो जब हम बोल रहे होते हैं वहां पर एक्यूरेसी की इतनी जरूरत इसलिए नहीं पड़ती क्योंकि हम हाव भाव से समझा सकते हैं। लेकिन अगर मैं किसी को लेटर लिख के कोई बात या ईमेल लिख के कोई बात भेज रहा हूं और अगर वहां मैंने ग्रामर गलत लिख दी, मैंने लिखा कि फ्रेंड ऑफ माइन वॉज डूइंग दैट, तो वहां वॉज बल्कि मैं कहना चाह रहा था इज, तो वहां पर कोई बंदा जा नहीं रहा है मेरी तरफ से बोल के हाव भाव से समझाने, वहां मुझे ग्रामर सही लिख के ही समझाना होगा। इसीलिए एक्यूरेसी पे ध्यान दिया जाता है। बिल्कुल एक्यूरेसी इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो वी बिल्कुल। हैव टू सी कि कौन सी वाली थियरी कहाँ काम करती, कौन सी स्ट्रैटेजी कहाँ काम करे। आईएएस का जो भी तैयारी कर रहे हैं तो ये हमसे ज्यादा अच्छे स्ट्रैटेजी मेकर हैं। इसमें थोड़ी थोड़ी हिंट दे रही हूँ कि कहाँ स्ट्रैटेजी बना पाए और बहुत अच्छे से, क्योंकि कहीं पर भी नहीं लिखा है कि वो व्यक्ति जिसके घर में आईएएस ऑफिसर पैदा हुआ है वही आईएएस पैदा होते हैं, सही बिल्कुल भी बात। नहीं। तो इनको स्ट्रैटेजी मेकिंग की जरूरत है और मोटिवेशन की जरूरत जी मैम, आपने बहुत अच्छा फोर्थ फिफ्थ और सिक्स क्लास के बहुत बढ़िया एग्जाम्पल्स के साथ बताया, क्योंकि कई चीज ऐसी थी जो पढ़ाई तो गई थी, स्कूलिंग में हमने पढ़ा था, स्कूलिंग की कहीं गलती नहीं है, लेकिन हम लोगों ने शायद कहीं ना कहीं ध्यान नहीं दिया या इसको दोबारा पढ़ने की कोशिश नहीं की, और वही चीज आज आगे आ रही है। तो मैं समझता हूँ कि जो जब है उसको तब भी कर लेना चाहिए, यदि नहीं भी किया है तो भी निराश होने की जरूरत नहीं है, समय निकला नहीं है, उसको आज भी किया जा सकता है। और हमारे कई सारे क्वेश्चंस मेरे सामने हैं, और व्यूअर्स की तरफ से मैं जानना चाहता हूं दिनेश जी से कि दिनेश जी, कहीं ना कहीं ये इंग्लिश कहीं ना कहीं ऐसा कर देती है कि हताशा की भावना हमारे मन में पैदा हो जाती है इंग्लिश की वजह से, कि मैं नहीं कर पाऊंगा, मुझसे नहीं होगा। तो इस हताशा की भावना को कैसे दूर किया जा सकता है, दिनेश जी? आपने सही कहा कि इंग्लिश को लेके कैंडिडेट्स के मन में हताशा की भावना होती है। वो इसलिए होती है, उसका रीजन ये है कि जैसे मैंने अभी पहले थोड़ी देर पहले बोला था कि हम स्कूल लेवल पे जो जब हम इंग्लिश पढ़ रहे होते थे, इंग्लिश के लिए हम शॉर्टकट लेना शुरू कर देते थे, बिकॉज हम इसे कनेक्ट फील नहीं कर पाते। और एक धारणा बनी हुई हमारे यहाँ पर कि हिंदी मीडियम का बच्चा तो इंग्लिश में कमजोर होगा ही होगा और इंग्लिश मीडियम का बच्चा इंग्लिश में अच्छा होगा, ये धारणा बनी हुई। लेकिन यही धारणा आगे जाके बच्चों में एक हताशा का कारण बन जाती है जब वो कम्पिटिटिव लेवल पर आते हैं और इंग्लिश को फेस करते हैं। ठीक है, तो इस हताशा की भावना को दूर करने के लिए एक ही मूल मंत्र है, वो है प्रैक्टिस। कोई भी कैंडिडेट, कोई भी, चाहे आप आईएएस का एग्जाम दे रहे हो, आरएएस का एग्जाम दे रहे हो, या आप बैंकिंग एडमिनिस्ट्रेटिव पोजीशन के लिए जा रहे हो, अगर आप प्रैक्टिस करोगे तो आप उसको अच्छे से क्रैक कर लोगे। अगर आप दिमाग में बिठा के रखोगे कि यार ये इंग्लिश मेरा फोर्टे नहीं है, मैंने कभी पढ़ा नहीं है, मुझको नहीं आएगा, मैं इंग्लिश मीडियम से नहीं हूँ, तो ये कैंडिडेट अपने ऊपर अत्याचार कर रहा होता है, वो अपने ऊपर डिप्रेस कर रहा होता है, डिमोटिवेट कर रहा होता है। वैसे भी हम भारतीयों की डिक्शनरी में हताशा और निराशा शब्द होते नहीं है। हम तो विश्व गुरु हैं, हमने तो दुनिया पे राज किया हुआ है सर। ठीक है, लेकिन ना जाने ये शब्द हमारे बच्चों की डिक्शनरी में कहाँ से आ गए, कैसे आ गए, किसने इंसर्ट इंडोक्ट्रिनेट कर दिए, ये मेरे को आज समझ में नहीं आया, है ना। और इंग्लिश एक सिर्फ भाषा है, अगर भाषा है और वो दुनिया की सबसे आसान भाषा है। मैं यहाँ पर इतना बोलता हूँ आपके इस चैनल पर, मैं इतना बताना चाहता हूँ कि 160 ग्रामर के 160 रूल्स भी अगर बच्चे अच्छी तरह प्रैक्टिस कर लें तो वो किसी भी लेवल का कंपटीशन क्रैक कर सकते हैं। पार्ट्स ऑफ स्पीच, क्लॉज टेस्ट, सब्जेक्ट वर्ब एरर्स, comprehension test, passage, yes, parallelism, all etc. So these errors are very curable. मतलब इंग्लिश में incurable नहीं है। ये हताशा हो गया और बच्चा घबरा रहा है और निराश हो रहा है। देखिए, आपने देखा होगा हताशा का मेन कारण क्या होता है कि हमारा समाज कहीं ना कहीं दिमाग में बिठा देता है फेलियर के लिए। हमारे समाज में एक नेगेटिव माइंडसेट बना हुआ है सर। अगर कोई बच्चा को अटेम्प्ट करता है और फेल हो जाता है तो लोग उसको क्रिटिसाइज करना शुरू कर देते हैं, उसको दूसरे प्रयास के लिए, तीसरे प्रयास के लिए बहुत कम लोग करते हैं।
इसको बोलते हैं कि भाई तू नहीं कर पाएगा, तुझसे नहीं हो पाएगा, हमने पहले ही मना किया था, ये एक माइंडसेट आ जाता है। तो ये कहीं ना कहीं ये जो क्रिटिसिज्म जो लोगों से मिलता है और जिसको हम ध्यान दे देते हैं, वो हताशा का कारण बनता है। मुझे याद आता है कि एक बार सचिन तेंदुलकर से पूछा गया कि भाई आप सवेरे उठते उठते सबसे पहला काम क्या करते हो, या आप सोशल मीडिया पे एक्टिव कब होते हो। तो सचिन तेंदुलकर की आत्मा कथा में लिखा है और उन्होंने खुद ने कहा है कि मैं जब सवेरे उठता था सर, तो सोशल मीडिया पे एक्टिव होने से पहले मैं 500 शॉट्स प्रैक्टिस करता था। मतलब 500 शॉट की मैं प्रैक्टिस करता था। अगर मेरा कवर ड्राइव अच्छा नहीं है तो मैं उसकी प्रैक्टिस करता था, अगर मेरे को सिक्सेस की मारने की प्रैक्टिस करनी मैं उसको प्रैक्टिस करता था। सेम रूल अप्लाइज इन इंग्लिश, मतलब वही की वही सिद्धांत इंग्लिश में भी, इंग्लिश की तैयारी पे भी अप्लाई होता है। अब जितना ज्यादा आप प्रैक्टिस करोगे, आपको इंग्लिश इतना नहीं पढ़ना है कि आप शेक्सपियर बन जाए, आपको इतना पढ़ना है कि आप वर्केबल इंग्लिश जान सके, आप कंपटीशन क्रैक कर सके और आगे अपने प्रशासनिक जीवन में उस इंग्लिश को अपने करियर को आगे बढ़ाने में यूज कर सके। बहुत सही सर, बहुत सही। इसी के कंटिन्यूएशन में सर मैं आपसे और जानना चाहूंगा कि इंग्लिश की तैयारी को कैसे और कहाँ से शुरू किया जा सकता है। तो इंग्लिश की तैयारी को कहाँ से शुरू करने के लिए मैं बोलूंगा, जहां पर आप हैं आज, मतलब जैसे आज ही, नाउ इज द राइट टाइम, आप अभी से ही शुरू कर दीजिए। और कहाँ से शुरू करेंगे आप? आप क्या ग्रामर ग्रामर से शुरू करें। जब भी आप इंग्लिश को लेके बैठे, तो पहले तो आपको शुरू करने से पहले आपको इंग्लिश के लिए जो भी दिमाग में जो भी डर है, आपके मस्तिष्क में जो भी कुंठा है, हताशा है, निराशा है, डर है और आत्मविश्वास की कमी है, उसको निकाल दें। पहले सबसे पहला काम आपको ये करना होगा। उसके बाद ही आप जब जाओगे तो इंग्लिश को लेके बैठोगे, तो सबसे पहला आप आप अपने जो जिस भी एग्जाम के लिए आप अपेयर होने जा रहे हो उसका सिलेबस देखिए कि क्या है। और सिलेबस देखने के बाद आप उसमें मेन टॉपिक, सबसे पहले ग्रामर के टॉपिक की कवर कीजिए। उसके बाद आप ग्रामर के टॉपिक कवर करने के बाद आप रूल्स पर आएंगे, रूल्स के बाद में आप कॉम्प्रहेंशन पे आएंगे। तो जो एडमिनिस्ट्रेटिव पोजीशंस पे जो इंग्लिश आती है वो कॉम्प्रहेंशन लेवल पर होती है और एप्लीकेशन लेवल पर होती है। मतलब समझ कितनी है और उसका वो व्यावहारिक प्रयोग कर सकता है नहीं कर सकता, व्यावहारिक प्रयोग जानता है कि नहीं जानता। ठीक है। तो तो इसलिए बच्चों को जो है, जो विद्यार्थी जो RAS IAS की तैयारी कर रहे हैं, मेरे को एक एग्जाम्पल से, मैं आपको एक रियल लाइफ का एक एग्जाम्पल देना चाहूंगा। हमारे ये सिरोही जिले की बात है। वहां पर एक तहसीलदार साहब थे और उनके घर में उनके जो ऑफिस में एक बच्चे की नौकरी लगी थी पिताजी के बदले में। पियोन था, लड़का पियोन लगा था, 10वीं में पढ़ता, 10वीं पास कर चुका था, 11th 12th में आ गया था। अब एक दिन क्या हुआ, वो बच्चा उनकी टेबल और कुर्सी साफ कर रहा था और टेबल और कुर्सी साफ करते करते उसके मन में न जाने क्या हुआ, वो उनकी कुर्सी पे बैठ गया, तहसीलदार साहब की। तहसीलदार साहब की कुर्सी पे बैठा और पता नहीं क्या था कि इसी बीच में तहसीलदार साहब भी कमरे में आ गए और उन्होंने उस बच्चे को कुर्सी पे बैठा देखा तो बहुत गुस्सा हुआ और डांट के बोला कि यार तुम डी ग्रेड के एम्प्लॉय हो, तुम चपरासी हो, तुम्हारी औकात नहीं इस कुर्सी पे बैठने की, तुम कैसे बैठ गए यहाँ पर आकर। और उसको उठा दिया, फटकार के हटा दिया, मतलब फटकार के भगा दिया। ये इंसल्ट उस बच्चे को इतनी चुभी, उसको अंदर अंदर फील हुआ कि भाई मैं क्यों नहीं बैठ सकता इस कुर्सी पे, ऐसा क्या है इस कुर्सी में। फिर उसने अपने ही एक कलीग से पूछा कि बताइए इस कुर्सी पे बैठने के लिए करना क्या पड़ता है। बोले आपको ग्रेजुएशन करना पड़ता है, थोड़ा पढ़ना पड़ता है, पढ़ के एक एग्जाम देना होता है, उसके बाद आप बन जाते हो। उस बच्चे ने उस दिन से सिर्फ उस कुर्सी को ही ध्यान रखा और अल्टीमेटली वो उसी ऑफिस में तहसीलदार बन के आया। और तत्कालीन तहसीलदार से जब ट्रांसफर हुआ तो जब उसके मिलने आए तो उन्होंने उस बच्चे ने उठ के उनके पैर छुए और बोला कि सर इस कुर्सी पे जो मैं आज बैठा हूँ ये आपकी वजह से ही बैठा हूँ, आपको याद नहीं है कि मैं एक बार आपकी कुर्सी पे बैठा था और आपने मुझको इस तरह बोला था, लेकिन उसी दिन से मुझको लगन लगी थी। तो अगर हमारे विद्यार्थी इंग्लिश के लिए भी इस तरह का एटीट्यूड डेवलप कर लें, है ना, हताश होने से, निराश होने से कुछ होता नहीं है। और सक्सेस का मतलब ये क्लाइंबिंग ओवर फेलियर एंड फेलियर, मतलब असफलता की सीढ़ी चढ़ते जाना बिना अपना जोश खोए, तभी सफलता मिलती है। बिल्कुल सही कहा सर। और कई बार नेगेटिव वर्ड्स भी प्रेरणा का कारण बन सकते हैं और बिल्कुल सही बात कही आपने। और व्यूअर्स का हमारा एक और अगला प्रश्न है। अभिलाषा मैम, मैं आपसे जानना चाहूंगा, वैसे तो हम इंटरव्यू के बारे में नेक्स्ट सत्र में डिटेल से बात करेंगे, एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज के इंटरव्यूज किस तरह से कंडक्ट होते हैं और उसकी क्या तैयारी करनी चाहिए। लेकिन थोड़ा सा आज ब्रीफ थोड़ा, यदि कोई अभ्यर्थी हिंदी और इंग्लिश दोनों भाषाएं बोल सकता है, लिख सकता है, तो क्या उसको एक्स्ट्रा वेटेज मिलता है के इंटरव्यूज में? जी,
पहली बात इसका जवाब देते वक्त कुलदीप सर, मैं ये जानना चाहती हूँ आपसे कि जब हम आईएएस ऑफिसर का नाम सुनते हैं, यार समीर शर्मा जी आए हुए हैं यहाँ पर। समीर शर्मा जी को मैंने इन पर्सन सुना है, आर्टिकल से आईएएस बने हैं। जब वो बोलते हैं ना, आईएएस जो बन जाते हैं, तो ऐसे मंत्रमुग्ध हो जाते हैं हम लोग कि एक्चुअली एक पल के लिए हिलने का मन नहीं करता उनको सुनने के बाद। और न केवल वो, बल्कि जितने भी आईएएस ऑफिसर हैं, मैं जितनों से आज तक मिली हूँ, विनोद सर भी जानते हैं, इन्होंने भी मुझे मिलवाया, अनूप केची जी से भी मिलवाया है, तो ऐसा लगता है कि इनको सब कुछ आता है क्या? आई थिंक न केवल दिमाग, बल्कि उनकी जुबान भी इतनी अच्छी होती है क्योंकि वो इतने लोगों से मिले होते हैं, मिनिस्टर्स के साथ डील करते हैं, जनता के साथ डील करते हैं, और कई बार हिंदी में भी डील करना पड़ता है, राजस्थानी में भी बोलना पड़ता होगा, पर कहीं ना कहीं उनको साउथ वाले पार्ट में भी जाना पड़ता होगा इंडिया के, और नॉर्थ ईस्ट वाले में भी जाना पड़ता होगा। तो उस केस में भाषा उनकी बाध्यता ना बन जाए। उनको इतना कुछ आता है, वो उस चीज को समझा सकते हैं, पर क्योंकि उनको सिर्फ अंग्रेजी नहीं आती, ऐसा ना हो जाए। क्योंकि हमारे जो आईएएस बनते हैं ना, ये जितने भी कैंडिडेट तैयारी कर रहे हैं, इन लोगों का, मैंने आपको पहले भी कहा, इनका लॉजिक बहुत, एनालिसिस बहुत शार्प है, हम उसके बिल्कुल आसपास भी नहीं होते हैं। तो अगर इनको इतनी सारी चीजें आती हैं और सिर्फ एक भाषा उसके लिए हर्डल बन जाए, एक बाध्यता हो जाए कि भाई मैं बोल के नहीं बता पा रहा हूँ अंग्रेजी में, तो वो नहीं होना चाहिए। इसलिए इंटरव्यू के टाइम अगर उनको, मैं मानती हूँ कि एक भाषा उनकी बहुत अच्छी हो सकती है, हिंदी बहुत अच्छी हो सकती है, किसी 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 की अंग्रेजी ज्यादा अच्छी होती है, पर अगर द्विभाषी होते हैं भारत जैसे देश में, तो वो बहुत अच्छी बात है। क्योंकि आप जिन लोगों के लिए आईएएस बने हैं, आप उनसे हिंदी में भी बोल सकते हैं और अंग्रेजी में भी, क्योंकि अगर आप साउथ में आपकी ड्यूटी लग गई मान लीजिए, और वहां आप वो चीज कंसेप्ट समझाना चाह रहे हो कि भाई मैं तुम्हारे लिए लड़ने आया हूँ, तो अगर वहां आप हिंदी बोल रहे होंगे और नहीं कनेक्ट कर पाए, तो वहां अंग्रेजी, आई थिंक। तो हमें ये भी देखना पड़ता है कि भाषा एक माध्यम होती है, हम उसको पॉलिटिक्स से ना जोड़ें, हम उसको अपने इमोशनल प्रेजुडिसेस से ना जोड़ें, पूर्वाग्रह नहीं रखें कि मैं उत्तर भारत का हूं तो मुझे हिंदी से ज्यादा प्रेम हो गया है। मानती हूँ मैं मातृभाषा है, लेकिन हमें एक देखना पड़ेगा कि कनेक्टिंग लैंग्वेज का कंसेप्ट क्या है, लिंग्वा फ्रैंका क्या होती है। लिंग्वा फ्रैंका इज अ कनेक्टिंग लैंग्वेज। तो इंटरव्यू में हो सकता है कि पैनल में भी कोई ऐसा व्यक्ति हो जिसको हिंदी में वो चीज उतने अच्छे से क्लियर नहीं हो पा रही हो, और वो अंग्रेजी बहुत अच्छे से समझ पा रहा है। तो आपको दोनों भाषाएं अच्छी आनी चाहिए, क्योंकि कम्युनिकेशन वर्ड सुना होगा, कम्युनिकेशन का मतलब व्हाट इज कॉमन बिटवीन टू, कॉमन से मिलके बना है। तो जो मैं बात कह रही हूँ, जो विनोद सर सुन रहे हैं, आप सुन रहे हैं, दिनेश जी सुन रहे हैं, उसमें हम कॉमनैलिटी ढूंढते हैं कि जो अभिलाषा बोल रही है उसमें से मैं क्या जानता हूँ। तो कम्युनिकेशन कॉमन वर्ड से बना है और शेयरिंग से रिलेटेड है। कम्युनिकेशन का पर्पस फुलफिल ही नहीं होता अगर मैं वन वे बोले जा रही हूँ और अगले को समझ आ ही नहीं रहा, चाहे वो हिंदी हो या अंग्रेजी हो। कम्युनिकेशन का मतलब ही है कि मेरी बात रिसीवर तक पहुंची, और उसका फीडबैक आने के बाद मैंने अपने आप को करेक्ट भी किया कि भाई चैनल गलत हो गया, मुझे लिख के नहीं बताना चाहिए था क्योंकि इसको तो ये भाषा आ ही नहीं रही है, मैं सही बोल पाया, मुझे इसको बोल के बताना है, मुझे इसको लिख के बताना है, मुझे इसको हाव भाव से बताना है। तो इंटरव्यू में इसका बहुत बड़ा रोल है सर। बिल्कुल सही बात मैडम। मैं भाषा के अलावा मुझे लगता है कि हमारे पास कंटेंट होना चाहिए, हमारे पास अभिरुचि है, और सबसे बड़ी बात ये ऑनेस्टी होनी चाहिए। जी, और आईएएस की तैयारी करने वालों के पास कंटेंट की कमी नहीं है, ये तो आप मानते होंगे। बिल्कुल भाई, ठीक मैम। कई सारे क्वेश्चंस आ रहे हैं यहाँ पर, और मैं व्यूअर्स की तरफ से सर एक क्वेश्चन है सर से, और ये क्वेश्चन है कि सर कौन सी बुक्स हमें पढ़नी चाहिए इंग्लिश की तैयारी के लिए, जनरल इंग्लिश की तैयारी, खासकर एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस एग्जाम्स के लिए। सर दिनेश सर, एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज की तैयारी के लिए जहां तक बुक्स का सवाल है, तो बुक्स से भी ज्यादा बहुत सारी चीजें जो कैंडिडेट्स को पढ़नी चाहिए। उनको एक तो उच्च स्तर का इंग्लिश न्यूज़पेपर नियमित तौर पे पढ़ना चाहिए, जो भी नेशनल लेवल का एक अच्छा न्यूज़पेपर है और अच्छी मैगजीन है, उसको नियमित तौर पे पढ़ना चाहिए, उसके आर्टिकल्स को पढ़ना चाहिए, उसके आर्टिकल्स का एनालिसिस करके अपना व्यू पॉइंट भी रखना चाहिए, क्योंकि बहुत सारी
अब बहुत सारे न्यूज़पेपर्स और मैगजीन जो है ऑनलाइन अवेलेबल है, और वहाँ पे फीडबैक वाला सेक्शन भी होता है, जहाँ पर वो अपने व्यू पॉइंट भी दर्ज कर सकते हैं, अपना अपना मतांतर भी दर्ज कर सकते हैं कि वो उसे सहमत कर रहे हैं कि असहमत है। तो पहले तो मैं ये सजेस्ट करूंगा कि आप राष्ट्रीय स्तर के अच्छे इंग्लिश भाषा के न्यूट्रल निष्पक्ष अखबारों को पढ़ें, जहां जिससे उनका विचारधारा बने, उनका उनका ओपिनियन बने, उनके आइडियाज फॉर्म हो, फ्रेम हो। सेकेंडली, इंग्लिश की तैयारी करने और न्यूज़पेपर पढ़ने के 2 तरीके हो सकते हैं। एक तो आप उसको अपडेशन के लिए पढ़ सकते हो, नॉलेज के लिए पढ़ सकते हो, अपडेटेड रहने के लिए पढ़ सकते हो। सेकंड, आप इंग्लिश न्यूज़पेपर को इंग्लिश इंप्रूव करने के लिए भी पढ़ सकते हो, वोकैबुलरी इंप्रूव करने के लिए भी पढ़ सकते हो, और उसमें से भी बहुत सारे सेंटेंस को निकाल सकते हो। ये देखा गया है कि पिछले कुछ सालों के पेपर में, RAS IAS के पेपर में, अगर आप कॉम्प्रहेंशन वाला सेक्शन चेक करेंगे तो आपको लगेगा कि बहुत सारे पैसेज वहां पर ये एडिटोरियल वाले पेज से आ जाते हैं, साइंस एंड टेक्नोलॉजी के आ जाएंगे, या सोशोलॉजी के आ जाएंगे, या पॉलिटिक्स के आ जाएंगे, और वो इस सेक्शन से, एडिटोरियल वाला सेक्शन। तो हर न्यूज़पेपर का वो एडिटोरियल सेक्शन तो नियमित रूप से पढ़े ही पढ़े, है ना। इसके लिए द हिंदू है, पंजाब केसरी है, लोकमत है, फ्रंटलाइन है, ये बहुत नेशनल लेवल के अच्छे न्यूज़पेपर है, जो कि हमको सजेस्ट किए गए थे जब हम तैयारी किया करते थे इसकी। ठीक है, अब सेकंड से बुक्स की, इंग्लिश की तैयारी की बुक्स की बात आती है, तो एक हरि मोहन प्रसाद जी है, उनकी बुक आती है, और उमा सिन्हा जी की बुक आती है। वो प्योरली प्रैक्टिस बेस्ड है, उसमें प्रैक्टिस सेट ही दे रखे हैं कि भाई आप ये पिछले साल के पेपर्स दे रखे हैं और प्रैक्टिस सेट दे रखे हैं, जस्ट सॉल्व कीजिए और अपना नॉलेज बिल्डअप कीजिए, अपनी कॉन्सेप्ट बिल्डअप कीजिए। और थोड़ा सा और वहाँ पे इंडक्टिव मेथड अपनाया गया है, मतलब निगमनात्मक विधि, जहाँ पर एग्जाम्पल देख के रूल समझाया जाता है। रूल समझा के प्रैक्टिस सेट से, बहुत सारे प्रैक्टिस सेट, जितने ज्यादा प्रैक्टिस सेट्स बच्चे करेंगे उतना ही उनका अंग्रेजी वाला सेक्शन अच्छा होगा, और उनकी रैंकिंग बढ़ेगी, उनके अदर सब्जेक्ट्स में सपोर्ट मिलेगा। इसके अलावा जो एक बुक मैं पर्सनली रिकमेंड करता हूँ वो है डॉक्टर संपूर्णानंद सिन्हा की इंग्लिश इज इजी। इंग्लिश इज इजी इज अ वेरी कॉम्प्रहेंसिव बुक, मतलब बहुत ही समग्र बुक है, जिसमें इंग्लिश के सारे रूल्स कवर हो रखे हैं, थ्योरीज कवर हो रखी है, प्लस प्रैक्टिस सेट्स है। इनके अलावा मैं ये बोलूंगा कि वो 8 से लेकर 10th और 12th तक की जो भी CBSE की और NCERT की किताबें हैं, उनसे भी ग्रामर का नॉलेज गेन करें, और किसी एक अच्छे मेंटर की तलाश करके उसके संपर्क में रहकर पढ़ाई करें। तो ये कुछ चंद किताबें ही मैं रिकमेंड करूंगा इंग्लिश की तैयारी के लिए। बाकी ज्यादा किताबों के चक्कर में पढ़ना नहीं चाहिए, क्योंकि कंफ्यूजन भी होता है, जितना किताब होगा, जितना ऑप्शन होगा, उतना कंफ्यूजन भी होगा। हाँ, एक बुक और है जो वर्ड पावर के लिए बोलते हैं, इसको वर्ड पावर की बाइबल बोलते हैं, नॉर्मन लुइस की वर्ड पावर मेड इजी। तो वर्ड पावर के लिए बोलते हैं, इसको वर्ड पावर की बाइबल बोलते हैं, नॉर्मन लुइस की वर्ड पावर मेड इजी। बट दैट बुक इज रिकमेंड, मतलब, लेकिन वो बुक जो है वो कैट मैट जो मैनेजमेंट साइड के जो कॉम्पिटिशन होते हैं ना, जहाँ पे हालांकि मैनेजमेंट भी एक एडमिनिस्ट्रेटिव पोजीशन है, लेकिन वो प्राइवेट सेक्टर में चला जाता है ना। तो वो बुक भी बच्चों को वोकेबलरी बिल्डिंग के लिए करना चाहिए, पढ़ना चाहिए। तो कुछ किताबें हैं, इंग्लिश इज इजी बाय डॉक्टर संपूर्णानंद सिंह, हरिमोहन प्रसाद एंड उमा सिन्हा जी की इंग्लिश फॉर कॉम्पिटिटिव सर्विसेज, और नॉर्मन लुइस साहब की वर्ड पावर मेड इजी, और NCERT की 10th और 12th तक की ग्रामर बुक्स। बस यही सर, और इंग्लिश नेशनल लेवल के इंग्लिश न्यूज़पेपर्स और मैगजीन्स। आज कई सारे पहलुओं पर हमने चर्चा की, और थैंक यू कुलदीप जी, सर बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर अभिलाषा, कुलदीप शर्मा जी और दिनेश शर्मा जी का, कि आप आज हमारे इस कार्यक्रम में पधारे और एक बहुत ही अच्छा मार्गदर्शन, सामान्य इंग्लिश की, जनरल इंग्लिश की अंडरस्टैंडिंग को लेकर हमारे दर्शकों को आपने एक पक्ष रखा। बहुत बहुत शुक्रिया, आज इस कार्यक्रम में पधारे। हम फिर हाजिर होंगे आपके इंग्लिश के एक सत्र के साथ, जिसमें हम विशेष करके बात करेंगे ऐसे राइटिंग को लेकर और इंग्लिश के और अन्य पक्षों को लेकर, जो सामान्यतः जो प्रतियोगी परीक्षाओं की दृष्टि से महत्वपूर्ण हैं और हमारे दर्शकों को के लिए लाभकारी है। आपका एक बार पुनः आभार, आप सब इस कार्यक्रम में पधारे।